हेलो बच्चों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर को। इससे पहले मैंने जो ये बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस का वो सारा बुक ही कंप्लीट करवा लिया है, लेकिन वो जो वीडियोस है ना वो आपको कुछ पार्ट में मिलेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर के 2-3 वीडियोस होंगे, उसी तरह अलग अलग चैप्टर के। लेकिन यहाँ पे जो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं ना वो एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर करवा दिया जाएगा। तो इसलिए ये दोनों में बस अंतर है, बाकी जो भी पढ़ना है टॉपिक वो सारा सेम ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या है आपकी बुक में जो चैप्टर है वही हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि कब आया था तो 1962 में आया था क्यूबा मिसाइल संकट। अब आप देखो ये क्या है, तो क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश था। मतलब क्यूबा क्या एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका के तट पर स्थित है, लेकिन मित्र वह यूएसएसआर का था, क्योंकि वह उसे कूटनीति व वित्तीय सहायता देता था। मतलब क्यूबा आप देखो एक ऐसा देश है जो है तो अमेरिका के पास, ठीक है, अगर हम उसको भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वो किसके करीब है तो अमेरिका के करीब है, लेकिन उसको अमेरिका से उतना ज़्यादा लगाव नहीं है जितना कि यूएसएसआर से था, यानी जो सोवियत संघ हो गया। क्यों? अब लगाव इसलिए था क्योंकि वो उसे कूटनीति और वित्तीय सहायता देता था, यानी पैसे से भी मदद करता था और जो सरकारी मदद होता है वो भी था, यूएसएसआर से मिलता था क्यूबा को, जिस कारण वो क्या है उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अमेरिका के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब क्या हुआ ना 1962 में कि सोवियत संघ ने, क्योंकि उसे पता था कि क्यूबा किसके करीब है तो अमेरिका के करीब है, इसलिए उसने क्या किया, जो मिसाइलें उसको अमेरिका पे तैनात करनी थी। अब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, जैसे क्या हो गया ना, यहाँ पे स्पेस है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे एक देश हो गया अमेरिका, यहाँ पे क्यूबा और यहाँ पे सोवियत संघ। तो अब देखो क्यूबा क्या है अमेरिका से यहाँ पे नज़दीक है, और सोवियत संघ को अगर अमेरिका और सोवियत संघ में कभी नहीं बनता था, ठीक है, दोनों बिल्कुल जानी दुश्मन जिसे हम कहते हैं उस तरीके के थे, इनका रिलेशन कभी नहीं बना। तो ऐसे में जब सोवियत संघ को कुछ करना पड़ता था अमेरिका के खिलाफ, तो इसको देखो दूरी कितनी लंबी तय करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसे में क्या हुआ, जब क्यूबा इसका मित्र बन गया तो अब इसको ये तो आसानी हो गई, अगर ये चाहे जो भी अमेरिका के खिलाफ अगर मिसाइलें ही तैनात करनी थी तो सोवियत संघ आराम से क्यूबा में भेज देगा। और ये आप देखो ये नज़दीक है, तो ये नज़दीक से अगर हम कोई वार करते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दूर से क्या है उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यही मेन कारण था क्यूबा सोवियत संघ का और अमेरिका दोनों के बीच, क्यूबा का जो जगह था वो यही था, दोनों दुश्मनी निकालने के लिए क्यूबा का यूज़ कर रहा था। फिर आप देखो यह बात अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। कौन सी बात? कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइलें तैनात कर दी है। वह युद्ध के भय से घबरा गया, लेकिन उसे यकीन था कि क्रुश्चेव मिसाइल हटा लेंगे। अब किसी को भी पता चलेगी कि उसकी देश के खिलाफ क्या है मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, तो कोई भी घबरा जाएगा। तो इसी तरह अमेरिका भी क्या हुआ, घबरा गया, लेकिन उसे एक बात का विश्वास था कि जो सोवियत संघ के शासक है ना क्रुश्चेव, वो मिसाइलों को हटा देंगे, जिस कारण अमेरिका थोड़ा सा निश्चिंत था। कैनेडी जो कि अमेरिका का था, उसने आदेश दिया कि जहाज़ों को क्यूबा आने से रोका जाए। मतलब जो और जहाज़ें आ रही थी, जो मिसाइलें आ रही थी, उसको रोक दिया जाए। ऐसा किसने कहा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने ये आदेश दे दिया। इस तरह अमेरिका अपनी गंभीरता दिखाना चाह रहा था, और इस तरह अमेरिका क्या दिखाना चाह रहा था कि हाँ मैं इस मामले से गंभीर हूँ, परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि क्या हो कोई भी युद्ध हो। इसलिए ये अपने, आप देखो यहाँ पे स्वार्थ साधना हम यहीं पे कह सकते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए उसको बहुत नुकसान पहुँच सकता था, इसलिए उसने क्या किया कि गंभीरता दिखाने की कोशिश की यहाँ पर। फिर आप देखो शीत युद्ध के चरम बिंदु, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि शीत युद्ध के चरम बिंदु क्या है या फिर शीत युद्ध क्या है। तो आप देखो शीत मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, और युद्ध मतलब युद्ध।
तो इसको शीत युद्ध इसलिए कहते हैं ना कि यहाँ पे युद्ध होने की पूरी संभावना होती है। जैसे आप अभी देखो कि क्यूबा पर क्या है, मिसाइलें भी तैनात कर दी गई थी। तो ऐसे में क्या लग रहा था कि बस अब तुरंत ही युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। पूरा दोनों तरफ ही लोग अपनी तैयारी कर चुके थे, सैनिक तैयार थे, हथियार तैयार थे, लोगों में दहशत था, लेकिन युद्ध होते होते बच गया। तो इसलिए उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। मतलब यहाँ शीत युद्ध होने की पूरी संभावना होती है, लेकिन अंततः युद्ध होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये होता है शीत युद्ध। आपका क्लियर हो गया। तो अब देखो शीत युद्ध के चरम बिंदु हो गया ना, ऐसी स्थिति में लगा युद्ध होकर रहेगा। मतलब अभी की जो सिचुएशन थी, जैसे आप अभी की सिचुएशन को देख लो, लग रहा है ना चाइना युद्ध स्टार्ट कर देगा किसी से भी। तो लोगों में क्या है, दहशत है, बात होनी शुरू हो गई है इस बारे में। तो ऐसा बिल्कुल उस वक्त था, अभी थोड़ा कम है। उस वक्त सिचुएशन आप सोचो, क्योंकि अभी मिसाइलें तैनात नहीं की गई है, लेकिन उस वक्त मिसाइलें भी कर दी गई थी तैनात। तो सिचुएशन क्या है, थोड़ा और ज़्यादा उस वक्त टिपिकल था। इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। और क्यूबा पे संकट आया था, सॉरी मिसाइलें आई थी, इसलिए इसे क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। सारी दुनिया इस भयानक स्थिति से घबरा गई थी। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया। और ये जो स्थिति थी ना, पूरी दुनिया ही इससे घबरा गई थी। क्योंकि आप देखो कि अगर जो छोटे देश आपस में लड़ते हैं ना, तो उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें सभी को पता होता है कि दोनों की लिमिटेशन कितना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बस एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ की और अमेरिका की, तो दोनों ही महाशक्ति है। अब ऐसे में जैसे आप अभी देखो, चाइना बहुत बड़ी शक्ति है, अमेरिका भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो अगर ये आपस में युद्ध करे ना, तो वो विश्व युद्ध का रूप जरूर ले लेगी। और ऐसे में युद्ध लेने से ना ही कि सिर्फ इन दोनों को नुकसान होगा, बल्कि पूरे विश्व को भुगतना पड़ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके का क्या है सिचुएशन उस वक्त भी था कि मतलब लोग नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि अगर युद्ध होता तो वो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता। और जो अब अगर युद्ध हुआ ना, तो क्या है, पृथ्वी का जो मतलब मानव सभ्यता है वो खत्म हो जाएगी, जिस कारण लोग क्या है काफ़ी डरे हुए थे। अब आप देखो पहला विश्व युद्ध, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आप देख लो 1914 to 18, मतलब 1914 से 18 के बीच हुआ था पहला विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो ये था 1939 to 45, यानी 1939 से लेके 45 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें ना, तो ये दो गुटों के बीच हुआ था। पहला कौन है, तो मित्र राष्ट्र है, और दूसरा है ध्रुवीय राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में आप देख लीजिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे देश शामिल थे। ठीक है, और जो जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश हैं, ये ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल थे। और आपको पता होगा कि जीत किसकी हुई थी, तो वो मित्र राष्ट्र की हुई थी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ताकतवर देश इसमें शामिल थे, और इसमें क्या है उतने ज़्यादा ताकतवर देश शामिल नहीं थे। तो ये बात है। और आपको ये भी पता होगा कि पहले विश्व युद्ध ने ही क्या है दूसरे विश्व युद्ध के बीज को डाल दिया था। मतलब इसी के कारण को लेकर क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो ये बात है। फिर आप देखो 1945 जापान पर परमाणु हमला, बहुत फेमस है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है ना कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर पे परमाणु बम गिरा दिया था। और परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि आप देखो कि ये 1945 की बात है, और अभी तक जापान में जो भी बच्चे होते हैं वो डिसेबल पैदा लेते हैं, मतलब वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं से अक्षम होते हैं। तो इस तरीके का होता है परमाणु हमला का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो। आप देखो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराए थे। और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है, मतलब आप वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे देख लो। ठीक है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा में। जो परमाणु का क्या नाम है, तो वो लिटिल बॉय था नाम। ठीक है, और ये पूछा जाता है। फिर दूसरा तुरंत आप देख लो 3 दिन के बाद ही गिराया गया था, जो कि 9 अगस्त को नागासाकी पर। और इस जो मिसाइलें थी इसका क्या नाम था, तो फैट मैन नाम का बम गिराया गया था।
और जिसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 15 से 21 किलो टन इसकी क्षमता होगी। आप देखो कि ये इतने वर्षों पहले इतने क्षमता वाला अगर परमाणु गिराया गया, तो अभी तक यहाँ ऐसी स्थिति है कि बच्चा अक्षम पैदा ले रहा है। और अब के जो परमाणु मिसाइलें हैं ना, वो हजार किलो टन से भी ज़्यादा खतरनाक, मतलब ज़्यादा उसमें क्या है कि वो भारी है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी अगर हम वज़न की बात करें या वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी क्षमता क्या है, 1000 किलो टन हो गई है। तो अब आप सोचो कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर अब युद्ध हुआ तो जो मानव सभ्यता है इसका पतन हो जाएगा। फिर अब देखो नेक्स्ट कि इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई। बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका ने क्या किया था, उस पर बम गिराया था, तो आलोचना तो होगी। अब आप देखो आलोचना में क्या क्या कहा गया था। आलोचना हुआ कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, तो ऐसे में बम गिराने की क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल सही बात है कि जापान क्या है, वो आत्मसमर्पण करने वाला था, मतलब क्या है कि उसने अपने हार मान ली थी। तब पर भी अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराया, तो ये इसके लिए आलोचना हुआ था, ठीक है। तो अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा, आप यहाँ पर देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो और आगे की जनहानि को रोकने के लिए, मतलब अमेरिका का ये कहना था कि वो चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने से बच जाए, जिस कारण उसने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और आगे की जनहानि को रोकने के लिए मैंने परमाणु मिसाइलें गिराई जापान पर। ऐसा किसका कहना था, तो अमेरिका का कहना था। और बिल्कुल बेतुका बात है ये। आप देखो, आप बम गिरा रहे हो और आप बचाव में ये कह रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि आगे की जनहानि रुक जाए। तो ये अमेरिका की बात थी, वही समझिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। फिर आप देखो हमले का उद्देश्य। अगर हम उद्देश्य की बात करें कि हमले का वास्तव में क्या उद्देश्य था, तो वो ये था कि अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है। मतलब ये ऐसा कोई जो बहाना कर रहा था कि वो जनहानि को रोकना या फिर विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए, तो ऐसा उसका कोई भी मोटो, कोई भी सोच नहीं था। बस उसका पीछे एक ही कारण था कि वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि देखो मेरे पास कितनी ताकत है, मैं विश्व में क्या हूँ, एकमात्र महाशक्ति हूँ। तो ये दिखाने के चक्कर में उसने जापान पर मिसाइलें चलवा दी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया जापान पर परमाणु हमला। और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आपको वो वाला टॉपिक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आप देखो ये जो टॉपिक है अपरोध यानी रोक और संतुलन, ये क्या है। तो अपरोध मतलब होता है ना जब किसी चीज़ को रोकते हैं या संतुलन बनाते हैं। मतलब आप देखो जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो कि मान लो कि दो बच्चा है क्लास में, ठीक है, ए और बी, और दोनों ही बहुत खतरनाक है। तो आप बताओ, जब पता होता है ना कि दोनों ही खतरनाक है, तो ऐसे में ना कोई भी इंसान युद्ध नहीं करना चाहता है, क्योंकि दोनों को अपने साथ साथ सामने वाले की भी कैपेसिटी का पता होता है कि अगर मैंने इसे नुकसान पहुंचाया तो ये भी मुझे पहुंचा सकता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि जब दो लोग बहुत ताकतवर होते हैं ना, तो उनके बीच लड़ाइयाँ नहीं होती है। आप देखो लड़ाई कहाँ पे होगा, जहाँ पर एक ताकतवर होगा और एक कमजोर होगा। तो ऐसे में ताकतवर उसे क्या है, उस पर चढ़ाई कर देता है या उसके ऊपर मतलब बिल्कुल चढ़ा रहता है। तो ऐसा इसी कंडीशन में होता है जब दूसरा वाला क्या हो, कम ताकतवर हो। लेकिन जब दोनों ही ताकतवर होते हैं ना, तो आप देखना कि दोनों में युद्ध बहुत कम होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही इस वक्त बहुत ताकतवर थे, और इसलिए दोनों में क्या होता था कि युद्ध नहीं होता था, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर हमने स्टार्ट किया तो सामने वाला भी चुप नहीं बैठेगा। तो ये बात है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे और इसी के कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ और विश्व तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। नहीं तो आपको हिस्ट्री में एक और बात याद करनी होती कि 1962 में क्या हुआ था, तीसरा वर्ल्ड वार हो गया था। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। और ये जो हमें याद करना होता है यार, वो सिर्फ क्यूबा मिसाइल संकट को लेकर ही याद करना होता है, ना कि थर्ड वर्ल्ड वार को लेकर। फिर आप देखो विश्व का बंटवारा।
मैंने अभी आपको बताया कि विश्व का क्या हुआ था ना, बंटवारा कर दिया गया था, दो भागों में बंट गया था विश्व। पहला क्या है तो वो था पूर्वी खेमा और दूसरा पश्चिमी खेमा, मतलब दो भागों में बंट गया, एक पूर्व की तरफ का और दूसरा पश्चिम की तरफ का। और जो पूर्व की तरफ का एरिया था ना, ये था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का, और जो पश्चिमी खेमा था ये किसका था तो ये था अमेरिका का, तो यूएसए। तो इस तरीके से विश्व का बंटवारा हो गया था। फिर आप देखो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियों के विश्व के अनेक हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, और जो बंटवारा किया गया मतलब जो यूएसएसआर हो गया और यूएसए हो गया, दोनों ने अपना अपना प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप देखो कि क्या होता है कि जब दो लोग ताकतवर होते हैं, दोनों को अपना वर्चस्व बढ़ाना होता है, तो दोनों क्या चाहते हैं कि मेरे में और लोग आकर मिले, तभी तो क्या है कि उनका जो वर्चस्व है, दबदबा है, वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखेगा। तो इस कारण क्या किया ना, इन्होंने स्टार्ट ये कर दिया कि वो अपने अंदर और देशों को शामिल करने लगे। तो ऐसे में विश्व लगभग दो हिस्सों में बंट गई। जो सोवियत संघ के साथ होता था वो पूर्वी खेमा का हिस्सा बन जाता था, जो अमेरिका के साथ होता था वो पश्चिमी खेमा का हिस्सा बन जाता था। तो इस तरीके से चल रहा था। फिर आप देखो दो ध्रुवीयता से दुनिया दो गुटों में बटी जा रही थी, अभी मैंने बताया। और बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ जो कि बर्लिन की दीवार से, और जो बंटवारा स्टार्ट हुआ ना ये कहाँ से हुआ तो बर्लिन की दीवार। बर्लिन अब क्या है आपको याद होनी चाहिए कि जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। और यहीं से एक दीवार बनाया गया था यहाँ पे, और इसी से बंटवारा स्टार्ट हो गया, यानी जो इसके इधर आ जाएगा वो हो जाएगा यूएसए का, और जो इधर आ जाएगा वो हो जाएगा सोवियत संघ का। तो इस तरीके से बंटवारा हो गया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप देखो कि छोटे देशों का महाशक्तियों में शामिल होने से लाभ। मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ी महाशक्तियाँ थी वे अपने अंदर क्या है छोटे छोटे देशों को समेट रही थी। तो अब आप सोचो कि अगर ये जो छोटे छोटे देश हैं इनको क्या फ़ायदा है इस बड़े देश के साथ मिलने में, कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा, तभी तो ये साथ में मिल रहे हैं। तो आप देखो कि इससे क्या होता है ना, सुरक्षा का वायदा। मतलब अगर कोई देश अमेरिका के साथ जाता है तो उस पर कोई भी संकट आएगा तो अमेरिका क्या करेगा, उसकी हेल्प तो करेगा। तो वो बात है। फिर होता है आर्थिक मदद। अगर उसके पास पैसे की कमी होगी या इस तरीके की कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम परेशानी आएगी तो वो अमेरिका के पास जा सकता है, या फिर अगर सोवियत संघ में शामिल है तो उसके पास जा सकता है। तो इस कारण क्या हो रहा था ना कि छोटे देश उसमें शामिल हो रहे थे। फिर है सैन्य सहायता, ठीक है, उसको क्या होती थी सैनिक सहायता भी मिलती थी। अब इसके पास इतनी बड़ी सेना तो नहीं होती थी छोटे छोटे देश के पास। अब मान लो कि हम जर्मनी की बात करते हैं, ठीक है, पोलैंड की बात करते हैं, छोटा छोटा देश है, म्यांमार की बात करते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे ना कि अगर बड़े देश में शामिल हो गए तो उनको सैनिक सहायता भी मिल जाती थी। अब अमेरिका की जो सेना है वो इनके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो काम तो करेगी, फिर हथियार भी मिलेगा। तो यही सब कारण था जिसके कारण जो छोटे देश थे वो बड़े देश में शामिल हो रहे थे। फिर आप देखो कि महाशक्तियों का छोटे देशों से गठबंधन। अब जब फायदा होता है ना तो वो दोनों तरफ से होता है। अगर छोटे देशों को फायदा हो रहा है शामिल होने में उनमें, तो उनको भी तो फायदा हो रहा है, यानी सोवियत संघ को भी फायदा हो रहा होगा या फिर अमेरिका को भी फायदा हो रहा होगा, तभी तो वो अपने अंदर उन देशों को शामिल होने दे रहे हैं, नहीं तो कोई क्यों किसी को अपने में शामिल करेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि महत्वपूर्ण संसाधन। अब क्या है, जैसे आप देखो कि जो खनिज संसाधन होते हैं वो सभी देशों में सभी चीज़ें तो नहीं पाई जाती। अब भारत में ही देख लो, अगर हम जितने भी संसाधन है सभी की बात करें तो सब तो भारत में नहीं मिल जाएगी। उसी तरीके से क्या होता है ना कि सभी संसाधन अलग अलग जगहों पे पाया जाता है और हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। अब ऐसे में अगर ये संसाधन वाला देश ही अमेरिका के पास चला जाए या सोवियत संघ के पास चला जाए तो इसको लागत तो कम लगेगा, साथ ही क्या है कि वो इसके अंडर में आ जाएगा, वो उस पर अपना कब्जा कर सकता है। ये एक बात थी। फिर है सैनिक ठिकाने। अब मान लो जैसे अभी मैंने आपको क्यूबा वाली बात बताई कि क्यूबा क्या है अमेरिका से नज़दीक था, इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा से दोस्ती करके वहाँ पे अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि अगर किसी और से हमें दुश्मनी निकालनी है, ठीक है, हमारा रास्ता तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं उसके जो पड़ोसी देश है ना
ऊपर क्या करते हैं कि उसके सहारे उस पर हमला करते हैं। तो इस कारण सैनिकों को क्या है, ठिकाना भी मिल जाता है, जिस कारण उनको लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ती है। एक ये फायदा होता है। फिर दूसरा है भू क्षेत्र। अब बिल्कुल सही बात है कि मान लो इसका इतना एरिया और इतने छोटे छोटे देश इसमें शामिल हो जाएं, फिर भी अगर हम ये इसमें शामिल हो गए तो टोटल एरिया तो इसका बढ़ जाएगा ना, जिस कारण ये क्या करते हैं कि उसको अपने में शामिल कर लेते हैं। फिर है आर्थिक मदद, और ये जो छोटे छोटे देश है उनसे भी आर्थिक मदद तो मिलता ही है बड़े क्षेत्र को, जैसे वो कर लेंगे, कोई टैक्स लेंगे, इस तरीके से तो आर्थिक मदद भी हो जाता था, जिस कारण क्या यहाँ पे आप देखो दोनों का ही फायदा होता था, महाशक्तियों का भी और छोटे देशों का भी। तो ये बात है। फिर आप देखो नाटो के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो नाटो क्या है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि कहाँ का संगठन है, तो ये अमेरिका का संगठन है, ठीक है। और इसकी स्थापना आप देख लो यहाँ पे कि 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। मतलब उद्देश्य ये था कि जो भी देश इसमें शामिल होंगे ना, सभी इसमें एक साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और अगर एक देश पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर क्या है, मुकाबला करेंगे। तो ये उद्देश्य था नाटो की स्थापना करने का। तो यहाँ से आपको या तो इसकी स्थापना का डेट पूछता है या फिर इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद होने चाहिए। फिर आप देखो वार्सा संधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखो ये जो नाटो था वो कहाँ का था, तो वो अमेरिका का संगठन था, और ठीक इसी तरह ये जो वार्सा संधि है ना, वो कहाँ का है, तो वो यूएसएसआर का था, ठीक है। अब आप देखो जब 1949 में अमेरिका ने नाटो का संगठन बनाया, तभी यूएसएसआर ने भी एक संधि की अपने देशों से, जिसे हम क्या कहते हैं, वार्सा संधि के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। और इस संधि सोवियत संघ में नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। और इस संधि का उद्देश्य क्या था कि जो भी नाटो में शामिल देश हैं उसका मुकाबला करना। मात्र इसका एक ही था कि अमेरिका ने एक संगठन बनाया, तो उसके अगेंस्ट में हम भी एक संगठन बनाएंगे। तो ये बात है। फिर देखो ये है सीटो, SEATO। एग्जाम में पूछा जाता है सीटो क्या है, तो SEATO, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। आपको याद होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी, और ये भी अमेरिका का ही एक संगठन है। आप देखो कि 54 में ये हुआ था और इसके एक साल बाद यूएसएसआर ने वार्सा संधि की थी, ठीक है। इस तरीके से आप डेट याद रख सकते हो, कनेक्शन कुछ नहीं है, बस मैं बता रही हूँ। फिर आप देखो सेंटो, इसको इस तरीके से लिखा जाता है SCNTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी वह स्थापना अमेरिका ने ही की थी, और सेम ईयर यानी 1954 में ही इसकी भी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना और इसके प्रभाव को रोकना था। इसका क्या उद्देश्य था कि जो सोवियत संघ है उसको यहाँ से दूर रखना, मध्य पूर्व से, तो ये इसका उद्देश्य था। ये तो हो गया। फिर आप देखो शीत युद्ध के दायरे, ठीक है। यहाँ पे शीत युद्ध के दायरे में कुछ आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या हुआ था उस वक्त। जैसे आप देखो खेमों में बटे देशों के बीच संकट आए थे, यानी जो 2 भागों में बटा था विश्व, इन दोनों देशों के बीच संकट आए थे। मतलब जो छोटे मोटे देश उसमें शामिल थे, छोटे मोटे युद्ध हुए पर विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। और क्या है कि छोटे मोटे युद्ध भी हुए थे, लेकिन एक बात था कि विश्व क्या है, परमाणु युद्ध से बचा रहा, यानी 3rd वर्ल्ड वार से बचा रहा। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में व्यापक जनहानि हुई, और भी संकट सामने आए। मतलब क्या है कि जनहानि तो हुई, ठीक है, और भी बहुत तरह के संकट आए। आप वहाँ पे देख सकते हो, आर्थिक संकट हो गया होगा, खाद्यान्न की कमी हो गई होगी, क्योंकि युद्ध में ये सब तो नॉर्मली बात है, ये सब होते रहता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, और इतने में ही क्या थे, सब सेटिस्फाइड हो गए थे। अब देखो खूनी लड़ाइयाँ भी हुई थी, जैसे कोरिया में लड़ाई हुई थी, आप देख लो 3 वर्षों तक चला था, 1950 से 53 के बीच कोरिया में।
फिर है बर्लिन में 58 से 62 के बीच, और कांगो में 60 के दशक में क्या है, लड़ाइयाँ हुई थी, सीधे मुठभेड़ की स्थिति में भी आ गई थी। लेकिन बात वही है कि क्या है, परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया कि शीत युद्ध के दायरे क्या है। फिर आप देखो 1960 में दोनों महाशक्तियों के 3 संधियां, आप देखो 60 के दशक में, ठीक है, क्या हुआ था कि दोनों महाशक्तियां जो थी, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों के बीच संधियां हुई थी। अब संधियां का अगर हम नाम देखें तो आप देखो, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब अगर परमाणु का जो परीक्षण किया जाता था, ठीक है, यानी उसका टेस्ट जो होता है, इस पर रोक लगाना चाहिए, तो ये संधि की गई थी पहली। फिर दूसरी थी परमाणु अप्रसार संधि, मतलब क्या है, जितना परमाणु बन गया उतना काफी है, और का हम निर्माण नहीं करेंगे, मतलब अगर जितना है वहीं पे स्टॉक रोक दिया जाए, इस तरीके की संधि हुई थी। फिर वह परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। तो इस तरीके से क्या है, टोटल 3 संधियां की गई थी, जो कि दोनों महाशक्तियों ने मिलकर की थी, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि क्या हो, कि आगे की जनहानि नहीं हो, और दोनों एक दूसरे को पहचानते भी थे कि अगर हमने नुकसान पहुंचाया तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए क्या है कि उन्होंने संधियां की थी। फिर आप देखो, 2 ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। अब इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत आते हैं सब्जेक्टिव में कि गुट निरपेक्षता क्या है, या फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप आगे पढ़ोगे समझ में आएगा। तो ये आप देखो कि ये क्या है ना, 2 ध्रुवीयता को चुनौती दे रही थी। क्यों, अब पढ़ते हैं कि जब विश्व 2 गुटों में बंट रहा था तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के नए स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया, यानी दोनों महाशक्तियों से अलग रहना। मतलब क्या है, जब पूरा विश्व 2 हिस्सों में बंट रहा था, तो ऐसे में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, उसने एशिया, अफ्रीका और जो भी इस तरीके के देश थे जो नए स्वतंत्र देश थे, मतलब तुरंत ही आज़ाद हुए थे, उनको एक तीसरा विकल्प दे रहा था, यानी क्या है, दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का, कि जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, अगर विश्व 2 हिस्सों में बंट रहा है तो आपको भी कहीं ना कहीं जाना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दोनों से अलग भी रह सकते हो। मतलब कि जैसे आप देख लो कि एक रोड है, वो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, आप चाहो तो आप इधर भी जा सकते हो, तीसरा विकल्प दे दिया गुट निरपेक्ष ने। जैसे आप देखो कि क्या हुआ था कि ये जो संकट आए थे, ये कब हुआ था, तो 1962 की बात हम कर रहे हैं, यानी 60 के दशक की बात कर रहे हैं। और आप देखो कि भारत को आज़ादी कब मिली, तो 1947 को मिली, और इस तरीके से आप उस वक्त देखो श्रीलंका को आज़ादी मिली, और बहुत से छोटे बड़े ऐसे देश हैं, पाकिस्तान, बंगाल, सबको आसपास ही मिली थी आज़ादी। तो ऐसे में अब आप सोचो कि तुरंत ही आज़ाद हुए और वापस से अगर हमें किसी के अंडर में जाना पड़े, तो ये सही तो नहीं होगा। अब आप देखो कि अगर वो अमेरिका के अंडर में चले जा रहे हैं, ठीक है, या फिर सोवियत संघ के पास मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम उसके गुलाम बन रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बात अमेरिका आपको कहेगा मानने के लिए, आप उसमें शामिल हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है कि आप उसके आदेश का पालन नहीं करो, तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसमें शामिल ही नहीं होते हैं, तब तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारे ऊपर। तो इसलिए क्या है ना कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक नया विकल्प दिया, एक नया ऑप्शन दिया कि आप क्या कर सकते हो, दोनों से अलग भी रह सकते हो। आप देखो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी, और किन्होंने किया था, तो यूगोस्लाविया जो एक देश है, उसके जो शासक थे जोसेफ ब्रोज टिटो ने किया। और इसमें 3 और जो नेता हैं और देश के, तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो फर्स्ट में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, सेकंड में भारत के जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड में मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। इन तीनों ने मिलकर क्या की, गुट निरपेक्षता की नींव रखी, यानी स्थापना की। और फिर स्थापना तो इन्होंने कर दी, और बाद में क्या है, इसमें बहुत सारे देश जुड़ गए। अभी तो बहुत सारे देश है, लेकिन उस वक्त स्टार्टिंग में जो जुड़ रहे थे, तो समर्थक नेता उस वक्त के थे, एक थे इंडोनेशिया के सुकर्णो, और दूसरे थे घाना के वामे एनेक्रूना। तो ये आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये आप याद रखना। पहला तो ईयर पूछेगा, दूसरा गुट निरपेक्षता के जो आंदोलन के जो संस्थापक नेता हैं उनके बारे में पूछेगा, जो कि ये हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी समर्थक नेताओं के बारे में पूछेगा। या फिर ये भी पूछ सकता है कि भारत से क्या है, कौन शामिल थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी शामिल थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन
कब हुआ था? तो पहला सम्मेलन की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 1961 में, यानी अब देखो कि ये जो मिसाइल संकट के 1 साल पहले ही हुआ था। कहाँ पे? तो बेलग्रेड में, एक देश है बेलग्रेड में इसकी सम्मेलन हुई थी पहली, जिसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था और उस वक्त इसके सदस्य देश कितने थे? तो वो 25 थे। फिर इसका 14वां सम्मेलन आप देख लो कि 2006 में हुआ था। कहाँ पे? तो क्यूबा के एक जगह है हवाना में, वहाँ पे इसकी सम्मेलन की गई थी, जिसमें 116 देश शामिल थे और साथ ही 15 रक्षक देश शामिल थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहला सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ और कितने सदस्य थे। उसी तरह 14वां सम्मेलन कब, कहाँ और कितने सदस्य थे। फिर आप देखो गुटनिरपेक्षता से भारत को लाभ। अब आप देखो हम कोई भी चीज़ अगर अपनाते हैं तो बिना फायदे की हम कोई भी चीज़ नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भारत ने जब गुटनिरपेक्ष को अपनाया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो हम ये पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। भारत को क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले हैं वो स्वतंत्र होकर ले पाया, ना कि उसको अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा था और ना ही सोवियत संघ के प्रति। वो क्या है, अपने ऊपर डिपेंड था, वो अपना फैसला खुद ले सकता था, अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए और ना कि सिर्फ वो किसी के कहने पे, बल्कि अपना फ़ायदा देखते हुए अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए। तो ये सब फायदे थे और हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि महाशक्ति इसके खिलाफ भी हो जाए तो दूसरे क्या है, उसके पास जा सके। मतलब वो हमेशा ऐसी स्थिति में रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अमेरिका के साथ हम नहीं जुड़े तो हम उससे दुश्मनी ले लिए या फिर सोवियत संघ से दुश्मनी ले लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम बात करते थे, उनकी बात सुनते भी थे, लेकिन हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हाँ हम क्या है, आप में शामिल ही हो गए। पूरा डेडिकेशन हम नहीं दे रहे थे, हम आपकी बात सुन रहे थे, आपकी बात अगर हमें अच्छी लगी तो हम मानेंगे, लेकिन क्या है, वहाँ पे मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो ये बात थी। अब ऐसे में क्या हो सकता था कि अगर मान लो अमेरिका भारत के खिलाफ हो जाए तो सोवियत संघ तो इसके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि पहला तो आप देखो कि सोवियत संघ को ये रहेगा कि अगर मैं इसके हेल्प करा तो भारत भी क्या है, हमारे साथ मिल जाएगा। तो इस कारण तो इसी तरह क्या है ना कि कोई हमेशा वो ऐसी स्थिति में रहा कि वो क्या है, कोई भी महाशक्ति अगर एक उसके खिलाफ हो जा सकती थी तो दूसरे के पास वो जा सकता था। तो ये एक फ़ायदा था। फिर ऐसे में ना तो कोई भारत पर धौंस जमा सकता था और ना ही उसे लेकर बेफिक्र रह सकता था। मतलब क्या है ना कि अब ऐसे में आप देखो कि कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता था भारत के साथ, ना कि अमेरिका और ना ही यूएसएसआर, और ना ही इसे लेकर बेफिक्र रह सकता था। मतलब भारत क्या है, भारत भी एक बड़ी शक्ति है। यहाँ अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, आर्थिक स्थिति, सैन्य स्थिति, सभी में क्या है, भारत बेहतर है। तो ऐसे में इसको अनदेखा करके चलना दोनों के लिए इजी नहीं था और दोनों को डर था कि अगर मैंने क्या किया कि कुछ भी गलत किया तो वो दूसरे के में शामिल हो जाएगा। तो ये वजह थी। फिर भारत कूटनिरपेक्षता की नीति से दोबारा गुलाम होने से बचा और नए स्वतंत्र बाकी देशों को भी बचाया। और ये भी फायदा हुआ कि हम क्या है, दोबारा से किसी का गुलाम तो नहीं बने, ना हम अमेरिका के अंडर में कहलाएं और ना ही यूएसएसआर के। और ये भी हुआ कि जो भी और नए स्वतंत्र देश है उनको भी एक नया रास्ता दिया। तो जिस कारण क्या है कि भारत को लाभ हुआ गुटनिरपेक्षता से। फिर आप देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यही मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन बनता है कि गुटनिरपेक्षता पृथकवाद नहीं है और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, इसको डिफाइन करिए। ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, तो इसलिए अच्छे से इसे समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पृथकवाद क्या है। ठीक है, तो पृथक मतलब क्या होता है, अलग रहना, आपने सुना होगा ये वर्ड। और वाद मतलब होता है जब हम कोई नीति अपनाते हैं तो हम इसको उसके साथ वाद लगाते हैं, जैसे राजनीतिक वाद, पृथकवाद, तटस्थता, अलगाववाद, इस तरीके से, है ना। तो पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, यानी दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना, मतलब अलग रहना। क्या है कि उसको दुनिया के किसी भी देश से कोई मतलब नहीं होता है, वो पृथकवाद अपना रहा है, मतलब सबसे अलग रहने की नीति अपना रहा है, तो उसको क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं है। 1787 से 1940 तक अमेरिका पृथकवाद की नीति अपनाकर दुनिया से अलग रहा। आप देखो कि पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने क्या किया, मतलब पहले विश्व युद्ध में
अमेरिका इन्वॉल्व हुआ था विश्व में। इससे पहले वो पूरे विश्व से अपने आप को काट कर रखता था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। लेकिन ये जो गुटनिरपेक्ष देश हो गए, ये इस तरीके की नीति को नहीं अपनाते थे। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमेशा आगे रहते थे। भारत के प्रतिद्वंदी गुटों ने समझौता कराने के लिए हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई। और जो प्रतिद्वंदी गुट थे, मतलब जो आपस में लड़ रहे थे, उसके बीच दोस्ती कराने में, मित्रता कराने में भारत ने क्या किया, हमेशा एक सक्रिय भूमिका निभाई है। मतलब हमेशा ही एक्टिव रहता था। वो हमेशा चाहता था कि लड़ाई क्या हो, रुक जाए, नहीं हो लड़ाई। और क्या है कि ये अलग तो नहीं रह रहे हैं देश। अब ऐसा थोड़ी कि भारत अगर गुटनिरपेक्षता अपना रहा है तो वो बाकी देशों से कोई मतलब नहीं रख रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए हम ये बात कह सकते कि जो पृथकवाद है, गुटनिरपेक्षता पृथकवाद नहीं है। तो ऐसे आप डिफाइन कर लेना। फिर होता है क्वेश्चन, यहाँ पे बनता है कि तटस्थता नहीं है, ये भी कहना है। तो अब हम समझते हैं कि तटस्थता क्या होता है। तो देखिए, तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। मतलब ऐसी नीति जिसमें क्या है कि हम सारी चीजें आपके साथ करेंगे, व्यापार करेंगे, दोस्ती रखेंगे, संधियां करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि युद्ध में शामिल नहीं होंगे। मतलब हम कोई भी कंडीशन में आपका युद्ध में साथ नहीं दे सकते हैं। तो ये ऐसी नीति हो गई तटस्थता। ऐसे देश युद्ध समाप्त होने में मदद नहीं करते और ये बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। मतलब मान लो कि अगर कोई देश तटस्थता की नीति अपना रहा है तो भले ही उसकी लाखों संधियां हो आपके साथ, लेकिन अगर आपके साथ किसी का युद्ध होगा तो वो आपके हेल्प के लिए, आपके बचाव के लिए, मतलब युद्ध से वो कोई मतलब ही नहीं रखेगा। ऐसा होता है। ये ना तो युद्ध में शामिल होते हैं और ना ही युद्ध का सही गलत होने के बारे में कोई पक्ष लेते हैं। मतलब ये भी नहीं कि अगर वो युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं तो बस बताएं, मतलब होता है ना अपना सजेशन देना कि नहीं ये देश गलत कर रहा है या फिर युद्ध नहीं करो, रोको, बचो। मतलब इस तरीके से युद्ध के बारे में उनका कोई ओपिनियन ही नहीं रहता है। वो हो गया। लेकिन गुटनिरपेक्षता ने तटस्थता का पालन भी नहीं किया। बिल्कुल सही बात है कि गुटनिरपेक्ष देशों ने ऐसा तो नहीं किया। कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में शामिल भी हुए और कई बार युद्ध टालने के लिए भी प्रयास किया। और ऐसे देशों ने क्या किया, कई बार युद्ध में शामिल भी हुए और कई बार युद्ध टालने का प्रयास भी किया। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि गुटनिरपेक्षता क्या है, तटस्थता तो नहीं है। फिर आप देखो गुटनिरपेक्षता से भारत की आलोचना, मतलब क्या कि गुटनिरपेक्षता से भारत की आलोचना क्या हुई थी। आलोचना में कहा गया कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। आलोचना मतलब होता है जब हम किसी चीज़ों की बुराई करते हैं ना, जैसे अगर आपका कुछ मानना है, मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी, उसके बारे में बुराइयां करूंगी, तो वो हो गया आलोचना। तो ऐसे में भारत की ये आलोचना हुई कि ये जो नीति है भारत की गुटनिरपेक्षता की, वो सिद्धांत विहीन है, मतलब उसका कोई मकसद नहीं है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। मतलब क्या है कि भारत सिर्फ अपने फायदे के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय फैसले हैं उसको लेने से बचता है, जिस कारण उसने क्या किया, दोनों से अलग रहने का फैसला लिया। तो ये आलोचक कहते हैं भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता था कि भारत के व्यवहार में क्या है, स्थिरता नहीं है। भारत ने 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, जो गुटनिरपेक्षता के खिलाफ है। आप देखो कि ये आलोचना कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है गुटनिरपेक्षता में कि आप क्या कर सकते हो, किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हो। हमने पृथकवाद तो नहीं अपनाया है कि दोस्ती नहीं करेंगे, और ना ही हमने तटस्थता अपनाया है। तो ऐसे में हम युद्ध भी कर सकते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और हमने क्या की थी कि सोवियत संघ से मदद मांगी थी, मित्रता की संधि की थी। तो ये सब जायज है, ठीक है। आप देखो यहाँ तो कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि गुटनिरपेक्षता का ढोंग करता है भारत, जबकि वह सोवियत संघ में शामिल है। मतलब उनका क्या कहना है कि भारत जो है वो गुटनिरपेक्षता का ढोंग करता है, जबकि वो क्या है कि सोवियत संघ में शामिल है, ऐसा आलोचकों को लगता था। तो ये बात है। फिर आप देखो लास्ट दो टॉपिक आपका बचा हुआ है।
पहला है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, मतलब जो नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। मतलब आप देखो कि जो भी देश इसमें शामिल थे ना, उनको अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। अल्प मतलब होता है कम, विकसित मतलब विकसित, यानी ऐसा इसलिए हुआ था ना क्योंकि आप देखो कि ये अभी तुरंत ही आज़ाद हुए थे। अब ऐसे में आज़ादी के बाद आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले क्या है, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उन्होंने भारत का बहुत ज़्यादा दोहन किया था, तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा था। तो ऐसे में आप बताओ कि हम क्या कर सकते हैं वापस से, मतलब हमारा जो विकास है वो बहुत तेज़ी से तो नहीं हो सकता है, तो हमारा इसलिए हम पिछड़ गए थे। तो वही बात है यहाँ पे कि क्या है कि आज़ाद जो तुरंत हुए थे, ऐसे ही देश गुटनिरपेक्षता में जो आंदोलन है उसमें शामिल थे। यह देश गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर थे, और जो देश थे वो गरीब थे, आर्थिक रूप से पिछड़े थे, कमज़ोर थे, और उनके सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास यानी अपनी जनता को गरीबी से निकालने की थी। और इनके पास बस एक ही प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, कि अपनी जनता को गरीबी से निकालना। बिल्कुल सही बात है कि हम तुरंत ही आज़ाद हुए हैं, हम अभी क्या है अपने पैरों पे तुरंत खड़े हुए, तो ऐसे में क्या होता है, डर तो बना रहता है गिरने का। तो वही बात है, तो ऐसे में हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था ना कि हमारी जो जनता है उसको गरीबी से हम निकाले जल्दी से। तो ऐसे में अगर हम युद्ध में पड़ने जाते तो आप सोचो कि और ज़्यादा हमारा हरास हो जाता, नुकसान पहुँचता हमें। बिना आर्थिक विकास के इन देशों को दोबारा गुलाम बनने का खतरा था। और अगर क्या है कि हमारा जो इसी तरीके से अगर चलता रहता, आर्थिक विकास नहीं अगर हम करते जल्दी से, तो दोबारा हम गुलाम बनने का हमारे ऊपर खतरा बन गया था। क्योंकि आप सोचो अगर हालत बहुत ख़राब होती तो हम अपने ही ऊपर तो नहीं रह पाते, तो हमें किसी न किसी के साथ मिलना ही पड़ता, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूएसएसआर हो। तो ऐसे में अगर हम उनके साथ मिल जाते हैं तो फिर तो वापस से हम गुलाम बन गए। तो इस कारण क्या है ना कि हमारे पास ये सबसे बड़ी समस्या थी, ना कि ये युद्ध करना या फिर अपने वर्चस्व को दिखाना। तो ये बात है। तो आप देखो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ था, एक यूएनओ। आप 6 चैप्टर में इसके बारे में यूएनओ है ना, बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, तो बिल्कुल अच्छे से। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चैनल पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, बस हम फिर से वीडियो एक साथ इसलिए बना रहे हैं कि आपको अलग अलग पार्ट में नहीं देखना पड़ेगा, एक वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो आप देखो ये जो सम्मेलन है ना, ये अंकटाड में हुआ था और इसमें एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट का क्या नाम था, तो अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि हम क्या है किस तरीके से जो अल्प विकसित देश है वो अपना विकास करें। तो यहाँ पे आप देखो कि अल्प विकसित देशों को उनके प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण होगा। मतलब क्या है ना कि जैसे संसाधन हो गए, उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि सभी संसाधन सभी देश में नहीं पाए जाते हैं जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि उनको आयात निर्यात करना पड़ता है ना। और यूएनओ का भी उस पर दबदबा होता है। जैसे अगर आप देखो यूएनओ के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो यूएनओ के पास बहुत शक्तियां हैं। जैसे आप सोचो कि अगर बाकी देश राज्य की तरह है ना, तो वो केंद्र की तरह काम करता है यूएनओ। तो इस कारण क्या है ना कि उसका नियंत्रण होता है सभी संसाधनों पर। लेकिन क्या है ना कि जो अल्प विकसित देश है, उस वक्त ये सुझाव दिया गया था कि उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनका ही नियंत्रण होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इन देशों की पहुंच पश्चिम देशों के बाजारों तक होगी। और इनकी पहुंच कहां तक होगी, तो पश्चिम के बाजारों तक होगी। पश्चिम देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और जो पश्चिम देशों से मंगाया जाएगा उसकी लागत कम कर दी जाएगी। क्योंकि इनकी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, तो हम सभी क्या करेंगे, उनका हेल्प करेंगे, ऐसा मतलब सोचा गया था। अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी। और वो जो देश है ना जो अल्प विकसित है, उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी किसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था में। जिससे क्या वो बाहर की चीज़ों को समझेंगे और उसकी तरह मतलब क्या है कि वो अपने में बदलाव लाएंगे, वो समझेंगे कि किस तरीके से होता है अपना विकास, वो कर पाएंगे। तो ये बात है। तो ये कुछ सुझाव दिए गए थे और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल पर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।